इंसान सब्र कर जाए मगर खुदा नेकोबद देखता है। खुदा नेकोबद देखता है यानी कि नेक कौन है और बद कौन है, किसने बुराई की है। खुदा के सामने खुदा से बड़ा कौन मुनसिफ है। अलगू को अंदेशा हुआ, उसको डर गुजरा, उसको शक हुआ कि जुम्मन ने इसे जहर दिलवाया है। किसे? बैल को। जुम्मन ने, शेख जुम्मन ने, जिसके दोस्त साहब का दोस्त था, उसने बदले की आँख में भड़क कर उसको, बैल को जहर दिलवा दिया है, जानलेवा दवा दे दिया और वो मर गया है। इसके बरक्स चौधराइन का ख्याल था। चौधराइन कौन है जी स्टूडेंट्स? जी हाँ, अलगू चौधरी की जोजा, उसकी बेगम। उसका जो खाम ख्याल था वो ये था कि इस पर कुछ कराया गया है। अब कराया गया है, औरत साथ है, सो ख़ास जादू टोने पर पहुंचती है सबसे पहले। सो इस पर कुछ कराया गया है यानी कि उस पर कोई जादू टोना करवाया गया, तावीज़ करवा दिया गया है। चौधराइन और फ़हमीन। फ़हमीन कौन है? जी हाँ, फ़हमीन शेख जुम्मन की जोजा में एक दिन ज़ोर शोर से ठनी यानी अनबन शुरू हुई। दोनों ख़वातीन ने, चौधराइन और फ़हमीन दोनों ने इस लड़ाई में, दोनों ख़वातीन ने, दोनों औरतों ने रवानी बयान की नदी बहा दी यानी बयान की तेज़ी, यानी तंसो तशनी, लड़ाई झगड़ा और गालम गलोच इस कदर की कि इसकी नदियाँ बहा दी। तशबीहात और इस्तारों से बातें हुई। तशबीहात और इस्तारों से, तशबीह किसे कहते हैं स्टूडेंट्स? जी, तशबीह कहते हैं एक चीज़ को दूसरे जैसा करार देना, और इस्तारा का मतलब है वही करार दे देना, उसकी खूबियाँ इस्तार ना लेना। जैसे उसने कहा कि तुम फलां जैसी हो और उसने कहा कि तुम तो वही हो। सो इस तरह की जो तामतशनी के तीर बरसाए गए, दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ अच्छा खासा। रवानी बयान देखिए किस खुशमिजाजी से बयान किया है प्रेमचंद ने। 12 जुम्मन ने आग बुझा दी। जुम्मन ने आकर लड़ाई को ख़त्म करने की कोशिश की, बेबी को डांटा और रज़्मगाह यानी मैदान जंग से हटाकर ले गया। इधर अलगू चौधरी ने अपने डंडे से चौधराइन की शीरी बयानी की दाद दी। देखिए किस खूबी से मुंशी प्रेमचंद ने खुश बयानी से इसको बयान किया है कि अलगू चौधरी ने डंडे से अपनी चौधराइन की, अपनी बेगम की शीरी बयानी यानी खुश बयानी की दादी यानी तहसीन दी। किससे? डंडे से, यानी खूब दुर्गत लगाई और उसको इस तरह के बयान जो उसने दिए हैं उस पर गुस्सा हुआ। एक बार बैल किस काम का, आगे कहानी बढ़ती है। बैल एक रह गया तो उसकी क्या ज़रूरत थी, इसका जोड़ा बहुत ढूंढा मगर ना मिला। नाचार इसे बेच डालने की इस्लाह हुई। फिर मजबूरन मशवरा ये हुआ कि इसको बेच दिया जाए। गांव में एक समझू सेठ थे। गांव में एक समझू सेठ थे। सेठ का नाम क्या था? समझू। वो यका गाड़ी यानी कि तांगा हाँकते थे, चलाते थे, यानी रेड़ी चलाते थे। वो हाँकते थे, चलाते थे। गांव में गुड़ घी बरते और मंडी ले जाते। पता चला कि गांव की ख़ास दो चीज़ें ऐसी थी, प्रोडक्शन थी, दो पैदावार थी ऐसी जो होती थी और इसको वो मंडी लेकर जाकर बेच देते थे और इसके बदले दो चीज़ें खरीदते थे, एक तेल और दूसरा नमक। वो लाते थे और गांव में आकर वो बेच देते थे। सो तिजारत का काम था इनका। इस बैल पर उनकी तबीयत लहराई। अलगू चौधरी के बैल पर उनको शौक़ आया और वो लालच में आ गए कि ये बैल बहुत खूबसूरत है, मुझे ख़रीदना चाहिए। सोचा इसे मैं ख़रीद लेता हूँ। किसने? समझू सेठ ने। दाम के लिए 1 महीने का वादा हुआ। दाम के लिए, कीमत के लिए 1 महीने का वादा होगा, 1 महीने को तक चुका दी जाएगा। चौधरी भी गर्जमंद थे, ज़रूरतमंद थे। घाटे की कुछ परवाह न की उन्होंने, नुकसान की कुछ फिक्र ना की। समझू ने नया बैल पाया तो पाँव फैलाए। उसने नया बैल पाया तो उसने काम बढ़ाना शुरू किया। दिन में 3-3 4-4 खेवे करते यानी कि फेरे लगाते थे और न चारे की फ़िक्र थी न पानी की, बस खेवों से काम था। उन्हें ना ही बैल के पानी और खुराक की फ़िक्र थी और ना, बस एक ही उसको मकसद ठहर गया था, वो था फेरे पे फेरा लगाना। मंडी ले गए, वहाँ सूखा भूस डाल दिया और अभी गरीब जानवर दम भी ना लेने पाया था कि फिर जोत दिया। बेचारा सस्ताता भी नहीं था, आराम भी नहीं उसको मिलता था, साथ ही साथ उसको योग दिया जाता था यानी जोत दिया जाता था, जोता जाता था, जुआ डाल दिया जाता था। महीने भर में बेचारे का कुछ उम्र निकल गया।
वो बेचारा थक कर चूर हो गया, महीना भी ना हुआ और बेचारा कमज़ोर हो गया। यके का जुआ यानी वो लकड़ी जो गाड़े खींचते वक्त बैलों के कंधे पर रखी जाती है। देखते ही बेचारे का हाव छूट जाता यानी हौसला टूट जाता। किसका? बैल का हौसला टूट जाता है कि अब फिर मुझे जोता जा रहा है। एक एक कदम चलना बेचारे के लिए दूभर यानी मुश्किल हो गया था, गरां हो गया था। हड्डियाँ निकल आई, कमज़ोरी की इंतहा के अच्छा खासा जानवर कमज़ोर हो गया। लेकिन असील यानी कि सही नस्ल जानवर मार की ताप में ना था। बेचारा सही नस्ल जानवर था, इतनी मार बर्दाश्त नहीं कर पा सकता था। एक दिन चौथे खेबे में सेठ जी ने दूना बोझ डाला था। अब चौथा फेरा था और उस पर दुगना 2 गुना और बोझ लाद दिया। दिन भर का थका जानवर पैर मुश्किल से उठते थे। इस पर सेठ जी कोड़े रसीद करने लगे। बैल जिगर तोड़ कर चला, कुछ दूर दौड़ा, चाहा कि ज़रा दम लूँ, सस्ता लूँ, पर सेठ जी को घर पहुँचने की जल्दी थी और इसने उस पर कई और कोड़े बेदर्दी से लगाए। कोड़े ताजिया ने चाबुक रसीद कर दिए। सेठ जी कोड़े रसीद करते रहे यानी कि डंडे चाबुक मारते रहे। बैल जिगर तोड़ कर चला यानी कि ज़ोर लगा कर चला। सेठ जी ने समझा कि शायद जानवर जो है वो ज़िद पर अड़ गया है, तो इसका इलाज यही है कि कोड़े बरसाए जाएं और वह चल पड़ेगा। अब जानवर तो चला, बैल तो चला, कई कोड़े खाने के बाद वो चल पड़ा। लेकिन बैल ने एक बार फिर ज़ोर लगाकर, ताकत लगाकर, हौसला करके आगे बढ़ा, लेकिन जवाब दे दिया। अब वो ज़मीन पर गिर पड़ा और ऐसा गिरा कि फिर ना उठा यानी मर गया। कई बोरे गुड़ और कई कनस्तर घी के बेचे थे। अब समझो सेठ ने कई बोरे गुड़ और कनस्तर के बेचे थे। कनस्तर यानी कि टिन। 200-400 कमर में बंधे हुए थे। कितने? 2 या 400 रुपये, 2 से 400 रुपये उसकी कमर में बंधे हुए थे, जो उसने उजरत कीमत ली थी, जो उसने रुपया पैसा कमाया था, उसकी कमर के साथ बंधे हुए थे। गाड़ी पर कई बोरे नमक के थे। अब इसके अलावा गाड़ी पर नमक के बोरे भी थे। छोड़कर जा भी नहीं सकता था कि छोड़ दे और घर पहुंच जाए। क्या किया उसने अगला जो सोची वो यही काम था कि गाड़ी पर लेट गया। वहीं रात जगा यानी रातों को जागना, अख्तरशुमारी यानी कि तारे गिनना करने की ठान ली कि रात में ऐसे ही गुजारता हूँ। जाग कर इरादा कर लिया और आधी रात तक दिल को बहलाते रहे अपने दिल को बहलाते रहे। हुक्का पिया, कभी गाना गाया, कभी फिर हुक्का पिया, फिर आग जलाई, फिर इसको तापा सेंका। अपनी दानिश में, अपनी समझ बूझ में वो जागते ही रहे। अब जहाँ तक अपने आप को समझा सके वो जागते रहे। मगर जब पौ फूटी यानी सुबह हुई तो वो चौंके और कमर पर हाथ रखा तो थैली निदारत यानी कि गैर हाजिर थी। यानी कि 200-400 रुपये जो उसने बांधे थे कमर के साथ वो गुम हो चुकी थी, वो नज़र नहीं आ रही थी, यानी चोरी हो चुकी थी। कलेजा सुनसा हो गया यानी कि दग से रह गया। कमर टटोली यानी कि हाथ की आंखों से देखा तो थैली का पता ना था, यानी कि थैली मौजूद न थी, गायब हो चुकी थी। घबरा कर इधर उधर देखा, कई कनस्तर तेल के भी गायब थे। सर पीट लिया, अफसोस किया, नालाजारे की, नोहा किया, पिछाड़ी यानी कि पटखनी खाना, ज़मीन पर हालत मातम में अपने आप को दे मारना खाने लगे यानी कि मातम करने लगे। आगे देखिए स्टूडेंट्स, कहानी आगे बढ़ती है। सुबह को बाहज़ार खराबी घर पहुँचे। कई नुकसानात के बाद वो घर पहुँचे। सेठानी जी ने ये दर्दनाक हादसा सुना। पहले तो खूब रोईं, अच्छा खासा मातम किया, तब अलगू चौधरी को गालियाँ देने लगी। उसके बाद और आज़ाद है सो अगली कजफहमी की तरफ बढ़ती है, गालियाँ देने लगी अलगू चौधरी को। अब से मातकदम यानी हिफाजत के तौर पर उसको क्या सूझी कि उसने क्या कहा कि निगोड़े यानी निकम्मे ने ऐसा बैल दिया कि सारे जन्म की कमाई लुट गई, कि सारा जितना रुपया पैसा कमाने में ये जन्म गुजरा था वो सारी ही रुपया पैसा चोरी हो गया। इस वाक़े के कई माह गुजर गए, कई महीने गुजर गए। अलगू जब अपने बैल की कीमत मांगते तो सेठ और सेठानी दोनों जिलाए गुस्से के मारे हुए कुत्तों की तरह उस पर चढ़ बैठते, उस पर हमला कर देते। देखिए ये उसने हिफ्ज़ मातकदम के तौर पर पेशरफत की थी ताकि वो हमें पैसे रुपए उजरत न देनी पड़े। किसकी? बैल की। किसको? अलगू चौधरी को। सो उस पर गुस्सा करते
और हमला कर देते। यहाँ सारे जन्म की आगे बात क्या करती है, यहाँ सारे जन्म की कमाई मट्टी में मिल गई, फ़कीर हो गए, इन्हें दाम की पड़ी है। मुर्दा मनहूस बैल दिया है, इस पर दाम मांगते हैं। आँख में धूल झोंक दी, मरा हुआ बैल गले बांध दिया। सब्र ना होता तो हमारा बैल खोल ले जाओ, महीने के बदले 2 महीने जोत लो, और क्या लोगे। यहाँ सारे जन्म की कमाई लुट गई, यहाँ हम पर क़यामत गुजरी है, सारा कमाई लुट गई है और हम फ़कीर हो गए हैं, भीख मंगे हो गए हैं, और तुम लोग हमसे कीमत मांग रहे हो। हमें मरा हुआ मनहूस नहुसत मारा बैल दिया था और कीमत मांगते हुए तुम लोगों को शर्म नहीं आती। हमारी आँख में धूल झोंकती, यानी कि हमें धोखा देकर हमारे गले मरा हुआ बैल बांध दिया। सब्र ना होता है और तुम लोगों से सब्र नहीं होता, रुपया पैसा रोज़ मांगने आते हो, तो बेहतर है कि हमारा बैल खोल ले जाओ। महीने के बाद हमने तुमसे महीने के लिए बैल लिया था, ख़रीदा तो महीना ही उसकी ज़िंदगी रही, तो तुम हमारे बैल को 2 महीने जोत लो, और इससे लाभ बढ़कर क्या लोगे। इस फयाजाना दरिया दिली। अब देखिए किस कदर अपनी तरफ से सखी बनने की कोशिश है। दरिया दिली और सखावत भरे फैसले की कदरदान हजरात की भी कमी नहीं थी। इस तरह के फैसले पर की कदर करने वाले भी वहाँ बहुत से लोग मौजूद थे। इस तरह झड़प यानी कि हल्की सी जो लड़ाई होती थी सुनकर चौधरी लौट आते। इस तरह की झड़प होती तो चौधरी यानी अलगू चौधरी वापस आ जाते। मगर देखिए 150 रुपये से इस तरह हाथ धो लेना यानी खोना आसान काम ना था। पता चला कि बैल जो उन्होंने बेचा था वो 150 रुपये में 150 रुपये में बेचा था, जो कि बहुत कम कीमत थी। एक बार वो भी बिगड़े, खफा हुए, नाराज़ हुए। सेठ जी गर्म हो पड़े। सेठ जी और ज़्यादा तप गए, गर्म हो गए। कौन, किस पर? अलगू चौधरी पर। सेठानी जी जज्बे के मारे घर से निकल पड़ी। जज्बे के मारे से गुस्से से बाहर निकली। सवाल जवाब होने लगे, सवाल जवाब हुए आपस में और बात बढ़ गई। खूब मुबाहिसा हुआ, जिरा हुई, मुजादले की नौबत पहुंची, यानी लड़ाई की नौबत पहुंची, बात लड़ाई तक पहुंच गई। सेठ जी ने घर में घुसकर कबाड़ बंद कर लिए और दरवाज़ा बंद कर लिया। गांव के कई मुअज़्ज़ज़ इज़्ज़तदार लोग जो ये लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करते थे, ख़ास तौर पर वो दोनों आए और उन्होंने दोनों को यानी अलगू और समझू को समझाया। फरीक दोनों ग्रोहों को, समझू को दिलासा दिया, तसल्ली दी, तशबीह दी और तस्कीन दी, देने की कोशिश की। घर से निकाला और सलाह दी और मशवरा दे के आपस में सर पुटव्वल यानी सख्त मारपीट लठबाजी से काम ना चलेगा। इससे क्या फ़ायदा, पंचायत कर लो, बेहतर है पंचायत करो, जो कुछ तय हो जाए, जो कोई फैसला हो इस पर राज़ी हो जाओ। सेठ जी राज़ी हो गए। कौन? सेठ समझो। किसके लिए? पंचायत के लिए। पंचायत के लिए वो राज़ी हो गए। अब ये पंचायत किन 2 लोगों में होगी? सेठ जी के और अलगू चौधरी के दरमियान। और इसके पंच कौन मुकर्रर होंगे? जी, पंच मुकर्रर होंगे इसके शेख जुम्मन। अलगू ने भी हामी भर ली, जिम्मेदारी ले ली, रजामंद हो गए, फैसला हो गया। पंचायत की तैयारियां होने लगीं। दोनों फरीक गोल बंदियाँ शुरू की। दोनों फरीक ने, दोनों ग्रोहों ने गोल बंदियाँ यानी कि टोलियाँ बनाने शुरू कर दी। तीसरे दिन इसी सायादार दरख्त के नीचे फिर पंचायत बैठी। सायादार दरख्त के नीचे कहाँ बैठी? सायादार दरख्त के नीचे पंचायत बैठ गई। अब रामधन मिस्र ने कहा, अब क्यों देर की जाए चौधरी, किन किन आदमियों को पंच बिद्दते हो? ये बिद्दते हैं लफ्ज़। चौधरी यानी कि अलगू चौधरी, अब किन किन को पंच मुकर्रर करते हो? अलगू ने बड़े मुनकसराना यानी आजाना अंदाज में जवाब दिया, समझू सेठ ही चुन लें। जो चुनना ही है तो भाई समझू सेठ चुन लें, इंतखाब कर लें। पंच कौन होंगे? समझू सेठ खड़े हो गए और कड़क कर बोले, बड़े रौब से बोले, मेरी तरफ से शेख जुम्मन का नाम रख लो। अब देखिए स्टूडेंट्स, शेख जुम्मन का नाम क्यों रखा गया है? क्योंकि शेख जुम्मन अलगू चौधरी के सबका दोस्त और दुश्मन बन चुके थे वो थे। अलगू ने पहला नाम जुम्मन का सुना तो कलेजे धक से हो गया, खौफ से दिल डूब गया, गोया किसी ने अचानक उनके थप्पड़ मार दिया, उनकी बेइज्जती कर दी हो। रामधन मिस्र अलगू के दोस्त थे, इसलिए उन्होंने तह पर पहुंचकर बोले,
वो बात की तह को जानते हुए वो बोले, तुमको कोई उज़्र तो नहीं है भाई अलगू चौधरी, तुम्हें तो इस पर कोई इतराज़ नहीं है। चौधरी ने मायूसाना अंदाज से जवाब दिया, परेशान होकर, यानी कि मायूस होकर जवाब दिया, नहीं मुझे कोई उज़्र नहीं, मुझे कोई इस पर इतराज़ नहीं है। इसके बाद 4 नाम तजवीज़ किए गए। अलगू पहला चरका यानी ज़ख्म खाकर, नुकसान सदमा सहकर होशियार हो गए थे। चरका पहला ज़ख्म कौन सा था स्टूडेंट्स? पहला चरका ये था कि जब समझू सेठ ने शेख जुम्मन को पंच मुकर्रर किया था, ये पहला उसका ज़ख्म था। अब वो मज़ीद चाहता था कि 4 जो नाम पंचों के उसने मुकर्रर करने हैं, लेने हैं, इंतखाब करना है, वो सोच समझ के लिए। ये 4 उसने नाम तजवीज़ कर दिए। खूब जांच कर समझ बूझ कर इंतखाब किया। सिर्फ सरपंच का नाम बाकी था। किसका रह गया था? सरपंच का नाम। चीफ जस्टिस का नाम रह गया था। अलगू इस फिक्र में थे, अब अलगू इस ख्याल में थे कि इस मरहले को क्यों कर तय करूं कि कैसे मैं मुकर्रर करूं, कौन सा मैं जज मुकर्रर करूं। यकायक समझू सेठ के एक अजीज़ गोडर शाह, कौन? गोडर शाह बोले, अजीज़ यानी कि रिश्तेदार, करीबी दोस्त, समझू भाई सरपंच किससे बिदते हो कि समझू अब बताओ भाई सरपंच किसको बनाना है? पंच तो बना लिए। समझू खड़े हो गए और अकड़ कर बोले शेख जुम्मन को। देखिए ये जो पांचा था उसने फिर अपने कब्ज़े में कर लिया। समझू फिर सेठ समझू ने शेख जुम्मन के ही हक में वोट दी। और देखिए यहाँ प्रेमचंद हमारे लिए ख़ास नफसियाती जो है उलझन क्रिएट करते हैं, हमारे नफ्सियात से खेलते हैं। क्या खेलते हैं देखते हैं हम, ये अफसाने के आखिर में खुलेगी। रामदान मिसर ने चौधरी की तरफ हमदर्दाना अंदाज से देखकर पूछा, हमदर्दी के अंदाज में देखा और पूछा, अलगू तुम्हें कोई उज़्र, बहाना, हीला या कोई एतराज़ तो नहीं है? तो बोलो। अलगू ने किस्मत थोंक ली, यानी कि हार मान ली थी, किस्मत पर छोड़ दिया था। हसरतनाक यानी काबिल अफसोस इब्रतंगेज़ लहजे में वो बोले, नहीं मुझे कोई उज़्र नहीं, मुझे कोई एतराज़ नहीं। शेख जुम्मन को अपनी अज़ीमुशान ज़िम्मेदारी का एहसास हुआ। दूसरी तरफ देखिए शेख जुम्मन को अपनी अज़ीमुशान ज़िम्मेदारी का, अपने फ़र्ज़ का एहसास हुआ। उसने सोचा उस वक्त इंसाफ की, वो इस वक्त इंसाफ की ऊंची मसनद यानी कुर्सी पर नशिस्त पर बैठा है। मेरी आवाज़ उस वक्त हुक्म खुदा है, खुदा का हुक्म है, और खुदा के हुक्म में मेरी नीयत यानी मेरे बदले को, मेरी अपनी नफसानी ख्वाहिशात को मतलब कतअन यानी यकसर दखल ना होना चाहिए, उसमें उसको दखल नहीं देने के काबिल मुझे होना चाहिए, मुझे इस पर अहमियत नहीं देनी चाहिए। हक और रास्ते, हक सच्चाई और रास्ते ईमानदारी से जो भर टलना यानी ज़रा भी इधर उधर होना भी मुझे दुनिया और दीन में ही स्याह बना देगा, यानी कि मेरा मुंह काला कर देगा, मुझे खुदा के रूबरू मुजरम बना देगा। पंचायत शुरू हुई। फ्रीकैन ने अपने हालात बयान किए। फ्रीकैन ने, दोनों फ्रीकों ने, दोनों ग्रोहों ने जिरा हुई, काउंटर क्वेश्चनिंग हुई, बातें हुई, जिरा हुई, बहस हुई, शहादतें गुजरी, गवाहियाँ भी हुई, लोगों ने गवाहियाँ भी दी। फ्रीकैन के मददगारों ने बहुत खींचतान ने कोशिश, कशाकश के ज़रिए से मदद करने की कोशिश की। जुम्मन ने बहुत गौर से सुना और तब फैसला सुना दिया। जुम्मन ने फैसला सुनाया। क्या सुनाया? अलगू चौधरी और समझू सेठ, पंचों ने तुम्हारे मामले पर गौर किया है। समझू को बैल की पूरी कीमत देना वाजिब है। समझू को पूरी कीमत देना तुम्हारा फ़र्ज़ है, लाजिम है, ज़रूरी है। जिस वक्त बैल इनके घर आया, किसके घर आया? समझू सेठ के घर आया। इसको कोई बीमारी ना थी। अगर कीमत उसी वक्त दे दी गई होती तो आज समझू इसे वापस लेने का हरगिज़ तकाजा ना करते। अब सेहतमंद इन्होंने बैल बेचा है, अगर तुम उसी वक्त उसको कीमत दे देते तो आज ये तुमसे रुपए पैसा उसका मांगते ना। रामधान मिसर ने कहा, कीमत के अलावा इनसे तावान, जुर्माना, कसास, कफारा या दंड भी लिया जाए। क्यों? क्योंकि इसने गलत बयानी भी की है और मामले को उलझाया भी है। समझो ने बैल दौड़ा दौड़ा कर मार डाला। भाई उसने तो बैल दौड़ा दौड़ा कर मार डाला है, इसमें इसका क्या कसूर है? जुम्मन ने कहा, इसका असल मामले से कोई ताल्लुक़ नहीं है। भाई ये सारी बातें अलग हैं, इसका जो असल मामला है हमें उसी पर आना चाहिए, उससे इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। गोडर शाह ने कहा, क्या कहा? समझू के साथ कुछ रियायत होनी चाहिए। गोडर शाह किसका दोस्त था? समझू सेठ का। उसका भी बहुत नुकसान हुआ है और अपने की इसकी सज़ा तो मिल गई है इसको, अपने की इसके रुपए पैसे गुम हो गए, ये वो चोरी हो गए।
जुम्मन बोला इसका भी असल मामले से कोई ताल्लुक नहीं है, उसका जो भी नुकसान हुआ है इस मामले से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये अलगू चौधरी की भलमानसी पर मुनहसर है। भलमानसी यानी कि वजदारी शराफत पर इन्हिसार करता है कि वो इसको माफ़ कर दे ना करे, या जो भी इसने उसके साथ किया है वो इसका किस कदर खर्च लेता है, कीमत लेता है। ये फैसला सुनते ही अलगू चौधरी फूले न समाए। ये फैसला जब सुना उन्होंने तो अलगू चौधरी बहुत खुश हुए। 1 घंटे के बाद जुम्मन शेख अलगू के पास आए। अलगू और के साथ आए और उनके गले लिपट कर बोले, भैया जब से तुमने मेरी पंचायत की है मैं दिल से तुम्हारा दुश्मन था, और आज मुझे मालूम हुआ कि पंचायत की मसला यानी कुर्सी अदल इंसाफ की कुर्सी पर बैठ कर ना कोई किसी का दोस्त होता है और ना ही दुश्मन। उसके सामने सिर्फ इंसाफ होता है, उसको इंसाफ ही करना चाहिए। इंसाफ के सिवा से कुछ नहीं सोचता, कुछ नहीं नज़र आता है, ना अपनी दोस्ती, न यारी, न अजीज़, न भाई, न बहन, कोई भी रिश्तेदार नहीं सोचता। अब इस बात पर अलगू रोने लगे। दिल साफ़ हो गए, रोए और तो दिल साफ़ हो गए, और ये जो रोए हैं वो आंसू जो बहे हैं वो दिल की ज़मीन पर इस तरह बंजर ज़मीन पर बहे कि उस बंजर ज़मीन को तर कर गए, जरखेज़ कर गए, और दोस्ती का फिर मुरझाया हुआ दरख्त इस पानी से जरखेज़ होते हुए हरा हो गया। अब वो चावलों की ज़मीन पर नहीं, हक और इंसाफ की ज़मीन पर खड़ा था। चावलों की ज़मीन वो ज़मीन थी जो उसके अपने पाँव के नीचे थी जब कि वो दुश्मन थे, दुनियावी ज़मीन थी। लेकिन हक और इंसाफ की ज़मीन पर खड़े होने का मतलब है कि अब वो जानते थे कि जो फ़ैसला शेख जुम्मन ने उनके लिए किया या अलगू चौधरी ने उसके लिए किया वो हक और इंसाफ का फ़ैसला था। तो हमें हक और इंसाफ की ज़मीन को ही फलने फूलने देना चाहिए। स्टूडेंट्स, इरशाद बारी ताला है, अगर तुम परहेज़गार बनना चाहते हो तो इंसाफ करो, ये तकवा के करीब है। यकीनन आप अच्छे तरीके से तशरीह कर रहे होंगे। इससे आगे तशरीह को आप मानी के साथ अच्छे तरीके से याद भी करेंगे और लिखेंगे भी। जो आपको तफवीज़ी काम दिया जा रहा है इसको अपनी कॉपीज़ पर खुशखती से तहरीर करें, इंडेक्स बनाइए उसी तरह जिस तरह से आप बनाते रहे हैं। वस्सलाम।